नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमली सर यूट्यूब चैनल में। भाषा शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ चुके हैं एक अन्य क्लास पर, जिसमें हम अध्ययन करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है और जिसे परोक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बेसिकली होता यह है कि जो भाषा है उसके साथ साथ में व्याकरण का अध्ययन भी कराया जाता है, दूसरी भाषाओं के बारे में भी बताया जाता है और व्याकरण का अनुवाद भी कराया जाता है। ये बात तो हमारा कंप्लीट हो गई, लेकिन इस विधि की आवश्यकताएं क्यों है? तो दो भाषाओं को एक साथ सीखने के लिए इस जो शिक्षण विधि है उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि भंडारकर जी ने इसका पहली बार उपयोग किया था, तो इसलिए इसका नाम भंडारकर विधि भी नाम हो चुका था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में, भंडारकर विधि के बारे में, जिसे परोक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बनते हैं और क्या इस शिक्षण विधि में कहा गया है और क्या है, समझते हैं इसके बारे में पूरा। व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि और परोक्ष विधि। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? तो मैंने आपको अभी बताया कि कौन है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, क्योंकि इन्होंने पहली बार इसका उपयोग किया था इसलिए। लेकिन इनके समर्थन कौन आ जाते हैं? वामन शिवराम आप्टे। तो भंडारकर जी ने इसका उपयोग किया था और उपयोग किसमें किया था? तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले किया था। किसमें किया था? तो संस्कृत भाषा में सबसे पहले इसका उपयोग किया था। ठीक है, और इसके समर्थक आ जाता है वामन शिवराम आप्टे। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यह अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो करके सीखने के आधार पर है यह विधि, लेकिन फिर भी हम इसको अमनोवैज्ञानिक घोषित करेंगे। कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पर आधारित है, छात्र का मातृभाषा पर पहले से अधिकार होता है। ये कह रहे हैं कि भाई छात्र जो होता है वो मातृभाषा सीखता है, जैसे कि आपकी मदर टंग जो है वो आप सीखते हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, मेवाड़ी हो, ढूंढाड़ी हो, शेखावटी हो या कोई भी वागड़ी भाषा हो या कोई भी भाषा हो जो आप, तो आप उसको पहले से जानते हैं, क्योंकि बचपन से वही भाषा बोलते हैं, घर परिवार में भी वही भाषा बोलते हैं। अतः यह माना जाता है कि अन्य भाषा को मातृभाषा के अनुवाद करके सिखाना सरल होगा। यानी कि वो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसी भाषा है, चाहे वो अंग्रेजी है, स्पेनिश है, पेरिश भाषा है, कोई भी भाषा हो, तो फ्रांस भाषा है, पेरिश तो क्या होती है, फ्रांसीसी भाषा है, तो अगर वो भाषा हमें सीखनी है तो हम उसको मदर लैंग्वेज में बोलेंगे और उसको अनुवाद करेंगे, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और हम करते आ रहे हैं, हम बचपन से इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। इस विधि में अन्य भाषा का सदृश अनुवाद किया जाता है तथा अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सिखाई जाती है। अब कैसे सर, कैसे सिखाई जाती है, पूरा डिटेल से बताओ? तो मैं बताता हूं आपको डिटेल से किस तरीके से सिखाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, गोपाल इज गुड बॉय। ठीक है, तो हिंदी में इसका उच्चारण क्या होगा कि गोपाल अच्छा लड़का है। जो गोपाल है, गोपाल अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने इसको बताया कि बताइए कि ये गोपाल क्या है, तो ये क्या है, कर्ता। यानी कि हम यहाँ बताएंगे कि ये गोपाल है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। तो ये गुड बॉय है, तो ये सारे क्या हो गए, हमने इसमें सही चीजें बता दी कि ये जो अनुवाद है इसको कर रहे हैं, इसके साथ में ही इसका व्याकरण ज्ञान कर रहे हैं। इसमें हमने टेंस का उपयोग किया है, जो वर्ब है उसका उपयोग किया है, वही कर्ता कर्म का यहाँ पे उपयोग किया है। तो ये सब क्या हो गए कि ये अनुवाद हो गया, साथ साथ में व्याकरण का भी और भाषा के ही। यही बात ये भी बताते हैं कि भाषा को इस तरीके से उपयोग करना, इस तरीके से उसका बताना, व्याख्यान करना, जिसमें उसका ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो भी पता चल जाए और साथ साथ में उसका अनुवाद भी हो जाए, इस विधि में ये कहा गया है। उसके साथ में ही यह विधि जो है वह द्वितीय भाषा शिक्षण में अधिक उपयोगी होती है तथा इसका सर्वप्रथम उपयोग संस्कृत भाषा में किया गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सेकंड लैंग्वेज में उपयोगी है, जैसा जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा था। और ये संस्कृत भाषा में उपयोग किया, अच्छा किसने किया, तो अभी हमने देखा था कि भंडारकर जी ने किया था, इसीलिए तो इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं।
ठीक, चलिए, इस प्रणाली में बोलने की अपेक्षा लिखने व पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान का अधिक बल दिया जाता है। कि जैसे मैं अभी आपको लिख के बता रहा था कि ये देखिए, गोपाल इज अ गुड बॉय, राम गोइंग टू जयपुर, राम गोइंग टू आगरा, राम आज आगरा जा रहा है, टुडे तो नहीं, राम आज गोइंग टू आगरा, राम आगरा जा रहा है। तो ये सभी क्या हो गए, इसके अनुवाद कर दिए और बच्चों को कहेंगे कि साथ साथ में लिखो, ये भी सेंटेंस लिखो इंग्लिश का, ये भी हिंदी का भी इसमें सेंटेंस लिखो। तो ये क्या हो गया, इनके जो पोर्शंस होते हैं, इन्हें की जो व्याकरणिक जो क्रियाएं होती है, जो व्याकरण होता है, उसको भी साथ साथ में बता के लिखने पर अधिक बल दिया जाता है और पढ़ने पे बार बार पढ़ने पर बल दिया जाता है। और यही जो कराया जाता है, यही इसका सबसे बड़ा क्या है, दोष है। और दोष क्या है कि भाषा शिक्षण का अधिकांश समय व्याकरण के ज्ञान में समाप्त हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको इतनी देर चीज बताई कि ये क्या है, बताओ, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी क्या हो गए, इसकी जो मैं आपको पढ़ा तो उसमें कम रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है कि मैं आपको व्याकरण का ज्ञान ज्यादा करा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसमें अधिक समय का व्याकरण में चला जाता है। और अगर अधिक समय कहीं और स्थापित हो गया तो वो क्या हो जाती है, बालकों में अरुचि स्थापित हो जाती है। अरुचि स्थापित हो गई तो बालक क्या कहेंगे, पढ़ने में उसका अरुचि स्थापित हो जाती है और उसके बालक में पढ़ने में वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा, वो बोर हो जाएगा उस चीज से। बालक को द्वितीय भाषा के ढांचों जैसे कि ध्वनियों, शब्दों, पदों और वाक्यों के ढांचों का प्रयोग का आना चाहिए, न कि इन ढांचों का नियम। अब ये कैसे बने हैं, क्या है कि ये नहीं बताया जाता। बस ये क्या है, डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि राम क्या है तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है तो ये ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब है कौन सी है तो ये वर्ब है, ये मैं आपको बता दूंगा और आपको वो याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको रटना है वो चीज, है ना। तो ये सारी क्या हो गई व्याकरण की, ये एक बड़ा दोष हो गया। उसके नियम कैसे, ये किस तरीके से बना है, क्या हुआ है, वो नहीं बना है। क्यों वर्ब बाद में आई है, क्यों ऑब्जेक्ट बाद में आया, सब्जेक्ट क्यों पहले आया है, वो सब भी इसमें नहीं बताएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एक दोष है कि भाषा साहित्य ज्ञान की जगह भाषा शास्त्र जो व्याकरण होता है वो क्या बन जाता है, इसका साध्य बन जाता है। ये इसका साध्य बन जाता है। किसका साध्य बन जाता है, जो व्याकरण होता है वो साध्य बन जाता है, मतलब इंपोर्टेंट वो ज्यादा हो जाता है, न कि उसका साहित्य वो कैसे बना, वो कैसे नहीं, वो नहीं, बस उसका व्याकरण कैसे जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान भले ही न हो, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान, इसका सैद्धांतिक भाषा भले ही हो जाता है, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान जो होता है किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए, उसका जो बेसिक नॉलेज है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, तो इसमें किसी भी कौशल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस विधि में मौखिक अभ्यास जो है वो बहुत की उपेक्षा की जाती है कि यार आप बोलो मत, बार बार बस लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ। अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे कि LRSW इसका क्या करेंगे, खंडन कर देंगे, ठीक है। और इसका खंडन कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हम शिक्षण विधियों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, शिक्षण विधियों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अगर हम शिक्षण विधियों का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं तो अमनोविज्ञानिक विधि हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जब हम शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में, सारे सूत्र में एक साथ पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें पता चल जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, ठीक है। हम अज्ञात की ओर अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं तो मनोवैज्ञानिक हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं कि हमें पहले से ये चीज ध्यान है, फिर हम धीरे धीरे अज्ञात की ओर जाएंगे, तो ये उल्टा काम हो जाएगा। तो यह विधि क्या करती है, रटने पर बल देती है। किस पे बल देती है, रटने पर बल देती है। और जो विधि रटने पर बल देती है वो क्या हो जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है। अमनोवैज्ञानिक विधि यहाँ पे हो जाती है। अतः प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती है और साथ ही यह विधि लेखन क्षमता पर ज्यादा प्रभाव डालती है कि आप लिखते रहो, इसलिए अन्य भाषा कौशलों का विकास इसमें नहीं हो पाता। और इसीलिए ये क्या हो जाती है, छात्र केंद्रित नहीं रह पाती है। छात्र बस लिखता जाता है, ये क्या है, छात्र केंद्रित नहीं होती। अगर छात्र केंद्रित नहीं है तो क्या हो जाएगा, वापस ये अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए।
बढ़ते हैं आगे और इसके अब हम सोपान देख लेते हैं कि क्या इसके सोपान है। बहुत इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या पहले हमने व्याकरण का पाठ किया, इसमें अभी किया था, व्याकरण हमने सीखी। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रथम भाषा का द्वितीय भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। भाई हम व्याकरण कर रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, ये हमने लिख लिया, व्याकरणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही लिख लिया। उसके बाद में जो पहला है उसको हम वापिस क्या कर रहे हैं, इसका अनुवाद कर रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो द्वितीय भाषा में अनुवाद कर लिया। अब वापिस क्या कर रहे हैं कि वही द्वितीय भाषा है, उसमें हम वापिस क्या कर रहे हैं, प्रथम भाषा में इसका उपयोग करने जा रहे हैं। और उसके बाद में हम शब्दकोश का ज्ञान कर रहे हैं कि कौन सा शब्द है वो कौन क्या काम करता है। जैसे मैंने आपको लिखा, राम इज गुड बॉय, ठीक है। अब इसका अध्ययन करेंगे कि राम मतलब ये वापिस आ जाएगा यहाँ पे, ये राम, ठीक है। गुड बॉय इज अ गुड बॉय, इसका मतलब अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो ये गुड का गुड आ गया, ठीक है, लड़का बॉय का लड़का आ गया। और हम जब भी टेंस का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, तो वो लास्ट में आ जाता है। तो ये सारी क्या हो गई, हमने एक एक इसका शब्दकोश का ज्ञान कर लिया। सबसे पहले हमने व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसको लिखा, उसके बाद में हम प्रथम भाषा, ये प्रथम भाषा है, इसको हम सेकंड भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो सेकंड भाषा है उसका वापस फर्स्ट भाषा में कर रहे हैं। और उसके बाद में एक एक शब्दों का ज्ञान कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, इसके अलग अलग सोपान है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह नवीन भाषा सीखने के लिए अत्यंत प्राचीन विधि है, अतः इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या क्या कि हम जो अध्ययन करते हैं, हमारे इंग्लिश टीचर ने जो अध्ययन कराया है या किसी और टीचर ने कराया है, हिंदी साहित्य वाले ने कराया है, तो उन्होंने इसी शिक्षण विधि का उपयोग किया है। अमनोवैज्ञानिक तरीके से अब हम सीख रहे हैं, आप खुद ही देखिए। इंग्लिश टीचर ने हमने क्या है, जैसे कि पाठ पढ़ते रहे और पाठ पढ़ने के साथ साथ में उसका हिंदी अर्थ बताते गए कि एक लाइन पढ़ी उन्होंने, फिर उसका हिंदी अर्थ बताया, एक लाइन पढ़ी हमने, उपाय कुछ नहीं है इसका विशेष रूप से, है ना। तो इसलिए ये क्या है कि इसको क्या कहते हैं, परंपरागत विधि, यानी कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। आपके पिताजी ने भी पढ़ी होगी, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे भी भविष्य में पढ़ेंगे, आपके दादाजी ने भी पढ़ी होगी। तो इस तरीके से क्या है, परंपरागत विधि है। और जो नई भाषा होती है उनको सिखाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। तो ये थी भाषा व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि, जिसे हम परोक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं। ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत छोटा सा वीडियो है और एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, ये सारे हम मिक्स नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम सभी क्लासेस लेंगे और उसके बाद में प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक बार आप सारा पढ़ लीजिए, मैं बीच बीच में प्रश्न कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक बार सारा पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप इसका रिवीजन करेंगे और साथ में हम प्रश्न करेंगे, तो पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है उसका कितना पोर्शन समय याद रहा है, कितना पोर्शन समय समझ में आया है। उसके बाद हम प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने का सही तरीका ही यही होता है कि आप उसको एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद उसके प्रश्न उत्तर हल करें, जिससे क्या होता है, ज्ञान जो होता है वो स्थायी हो जाता है। अगर आपके बीच में कोई पोर्शन छूट भी गया हो, पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती है, ध्यान कहीं और हो जाता है या कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसलिए एक बार पढ़े, फिर उसका रिवीजन करें, फिर प्रश्नोत्तर करें, ताकि क्या होता है कि हमें बिल्कुल क्लियर होता है कि किस तरीके से क्या कार्य करना है। ठीक है, तो ये थी आज की विधि। मिलते हैं बहुत जल्द एक अगली शिक्षण विधियों में या एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।